हेलो, वेलकम टू टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम 8 जुलाई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने आज इत्मीनान से हम इसको पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स यहाँ पे एनालाइज किया है खुद से, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी सेग्रीगेट किया है। सो लेट्स सी हमारा आज का सेशन कैसे प्रोसीड करेगा, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आर्टिकल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद हम जो सिलेबस है उससे भी इसे एक बार लिंक करके देखेंगे कि हम इन सारे पॉइंट्स को हम यूपीएससी के मेंस के पेपर में हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे दिया गया था 3 किल्ड इन द डेब्रीज स्लिप एट द टनल साइट इन वायनाड। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में एक डेब्रिस स्लिप हुआ है। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ओके, मैन मेड डिजास्टर है। डेब्रिस स्लिप मतलब क्या, मे बी जो एक टनल है, टनल के यहाँ पे टनल खोदते समय कुछ जो भी पत्थर होता है जो टूटा हुआ सब कुछ, जो पत्थर और ये मड एंड एवरीथिंग यहाँ पे रखा हुआ होगा, और इसको क्लीन नहीं किया होगा। ठीक है, इसको रिमूव नहीं किया होगा। तो ये डेब्रिस स्लिप होने के कारण, बिकॉज आजकल बहुत बारिश वगैरह भी हो रही है, तो ये डेब्रिस स्लिप हुआ एंड इसके कारण अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की जान चली गई। कैन यू सी, दिस वाज अ मैन मेड डिजास्टर, और इसका इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ये कितना ज्यादा है। राइट, सो यहाँ पे मुझे ये आर्टिकल क्यों लगा दैट वी शुड डिस्कस इज दैट पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है दैट, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सारे रेड फ्लैग्स इशू किए थे। मतलब जो प्राइवेट कंपनी थी जो इस टनल के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उनको बताया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये डेब्रिस को क्लीन करो, बट इन्होंने नहीं किया। अब ये सच है या झूठ है ये हम नहीं जानते, बट वॉट दिस इशू शोज इज दैट यहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है फॉर श्योर। अब किसने किया है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट नेग्लिजेंस तो हुई है, और नेग्लिजेंस की वजह से बेचारे 3 लोगों की जान चली गई। मतलब दैट इज सच अ बिग इशू, राइट। सो इस एग्जाम्पल को आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। जीएस 4 में टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। हम ऐसे टॉपिक्स देखते रहेंगे ना, तो ये सिलेबस ऑटोमेटिकली हमें पूरा याद हो जाएगा। तो वो मेरा वन ऑफ द टारगेट्स है। ठीक है, हम एक बार में ना सिलेबस ऐसे बैठ के लर्न नहीं कर पाते, तो हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर हमने सिलेबस भी साइड में खोल के रखा, तो हम रोज रोज देख के वो चीज हमें याद हो जाती है। दिस इज सिमिलर टू, जैसे आपको गाने बहुत, कोई गाना है आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप एक बार सुने, आपको लिरिक्स उतना याद नहीं हुआ, बट आप उसको ट्राई रिकॉल करने की कोशिश करते रहते हो। तो क्या होता है, आप जब बार बार वो गाना एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, वो गाना आपको याद हो जाता है उसके बाद। सिमिलरली हम सिलेबस के साथ भी करना चाहते हैं, इसलिए मैं हर सेशन में ट्राई करती हूँ कि आपको सिलेबस दिखाती रहूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एथिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीएस 4 में। एथिक्स में क्या होता है ना, प्राइवेट रिलेशंस और पब्लिक रिलेशंस के एथिक्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ एथिक्स में हम बिजनेस एथिक्स करके कुछ पढ़ते हैं। मतलब जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनको कौन से एथिकल वैल्यूज फॉलो करने चाहिए, और इसमें इज सेफ्टी ऑफ पब्लिक इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये गवर्नमेंट के एथिक्स में भी आना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स में भी आना चाहिए। तो वहां पे आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, लेट्स सी। दिस डेब्रिस slip due in Wayanad in Kerala around July 2026 led to the killing of 3 people, right? So this shows that there is lack of business ethics currently in the current world, या फिर in today's scenarios, ऐसे करके आप कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी यहाँ पे एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अब आप अगर एक कलेक्टर करके एक पोस्ट हो गए, ठीक है, आपके एरिया में, समझ लो आप वायनाड में ही पोस्ट हुए हो, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, पब्लिक को हानि हुई है, डेब्रिस स्लिप हुआ है टनल के पास, तो क्या होगा।
सबसे पहले आप देखोगे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। भाई यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ है, कोई भी एक प्रॉब्लम हुई है, तो वहां पे 3 लोग तो चलो, ये 3 लोगों को तो हानि पहुंची है, बट बाकियों को अगर हम बचा सके, मे बी डेब्रिस के नीचे कोई लोग हैं जिन जो अभी भी सांस ले रहे हैं और उन्हें हम बचा सकते हैं, हम कैसे बचाएंगे? सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन आएगा? जो हमारे सिलेबस में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट, फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट को क्यों बुला रहा है? मे बी वहां पे यू नो ये डेब्रिस स्लिप होने के कारण एक खंबा था, एक पोल है, और ये पोल गिर गया है, इसके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मे बी सम फायर ट्रिगर हो गया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, तो फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट को भी बुलाया जाता है। एंड ये किस स्टेट में हुआ है? ये केरला के स्टेट में हुआ है, तो केरला स्टेट का भी एक डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होगा इस पर्टिकुलर स्टेट का, तो वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, करेक्ट। अब इसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। लेट्स सी, GS 3 में हमें एक टॉपिक होता है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये देखा हमने। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिजास्टर हुआ, तो सबसे पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन आएगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट्स डिप्लॉय होंगे। किस स्टेट में है, उस स्टेट के डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आएंगे। फायर एंड रेस्क्यू जो डिपार्टमेंट है, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व, आपको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन सब के नंबर आपके पास रहने चाहिए, तो आप तुरंत उनको कॉल करके उस पर्टिकुलर डिजास्टर के साइट पे आप उनको बुला सकते हो, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जो लोग वहां पे हम बचा सकते हैं, जिन लोगों को, उनको हम बचा सके, ठीक है। तो ये वाले एक टॉपिक के बारे में भी हमने देख लिया। चलो, वेरी गुड। अब लेट्स सी द सेकंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में बात की गई है दैट मोदी, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही हैज टॉक्ड अबाउट अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर द इजराइल पैलेस्टीन इशू। अब आप समझो दैट आप इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, यूपीएससी इंटरव्यू में बैठे हो, और पैनल ने आज ही का न्यूज़पेपर खोला, उन्होंने देखा चलो टू स्टेट सोल्यूशन है आज के कैंडिडेट से, मे बी अदिति अगर कैंडिडेट है, तो अदिति से आज हम क्या करेंगे, टू स्टेट, हम इजराइल पैलेस्टीन के इशू के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इजराइल पैलेस्टीन इशू। सो अदिति ने सोचा, ओके, हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस। अब ये इशू तो काफी, बहुत ओल्ड इशू है, काफी सालों से चले आ रहा है, राइट। एंड दिस इज रिलेटेड टू सर्टन एथनिसिटी, एथनिसिटी से ही लिंक्ड है, राइट। और यहाँ पे बहुत लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रहे हैं। एंड ये जो वॉर है, इसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे तो इंडिया है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे अरब पेनिनसुला, यहाँ पे जो पूरा मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे एक क्राइसिस डेवलप हो जाती है। और इस क्राइसिस की वजह से जो इंटरनेशनल, जो अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ पे इस इशू, इसराइल और पैलेस्टीन के इशू के कारण क्या हो जाता है, इंटरनेशनली जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाती है एक तो, ठीक है। कुछ कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पूरे झगड़े का मैटर हो जाता है, राइट। और एक और चीज क्या होती है, जो ट्रेड होता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, चलो यही से देख लेते हैं। यहाँ पे अरब पेनिनसुला आ जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यहाँ पे होगा, यहाँ से वर्ल्ड का बहुत ज्यादा ट्रेड पास होता है, ठीक है, और उस पे भी इम्पैक्ट हो जाता है, राइट। सो ये चलो आपको इसराइल और पैलेस्टीन का बेसिक आइडिया है, अब ये इनको बता दिया। अब पैनल ने पूछा कि देखो ये तो हमें पता है कि ये सारे इश्यूज हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या आप देते हो? तो हम क्या बोलेंगे सोल्यूशन में, मे बी यू विल से दैट डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ठीक है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस में देखो, यहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितने अच्छे से बोला है दैट इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, इंडिया बिलीव्स दैट द रोल ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर। आप सेम बोल सकते हो दैट इन today's global situation, the today's geopolitical tensions, I believe that the role of dialogue and diplomacy has increased than ever before. So we have to use dialogue and diplomacy. And for Israel and Palestine, our honorable Prime Minister, he has given a solution of what? Two-state
सोल्यूशन। मतलब इजराइल और पैलेस्टीन को नाम से ही पता चल जाता है दैट इनको 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दो। कुछ लैंड इजराइल को दे दो, कुछ लैंड पैलेस्टीन को दे दो, इनको असाइन कर दो, जैसे भी इंडिया और पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कश्मीर इशू तो होता रहता है, बट यहाँ पे ये वाला पूरा लैंड पाकिस्तान का और ये वाला पूरा लैंड इंडिया का, ये जो बाइफिकेशन हो गया है 2 स्टेट, इसी को हम बोल रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन लगा दो। तो दिस विल बी अ वेरी गुड वन ऑफ द वेज जो आप बताओगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया हमें एवरीडे न्यूज़पेपर से लेते रहना चाहिए, ताकि एंड में जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर मेंस में अगर कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि मैंने अभी बताया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, कल के नहीं, शायद 6 जुलाई के पेपर में भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में था, मैंने उस वीडियो में भी बताया था। और इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को मेंशन किया गया है। तो हमारा काम क्या होता है ना, कि हम एक बार गूगल खोल के एक इमेज देख ले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का, ताकि हमें इसके बारे में पता चल सके, इसका जियोग्राफी। राइट, अगर आप आज से, अभी जुलाई है, जुलाई से अगर आप इसको देखने लग जाओगे तो आप सोचो, जुलाई से लेकर हमारा प्रीलिम्स होता है कब, मई में होता है। तो यहाँ पे नियरली एक 9 to 10 मंथ्स है। तो 10 मंथ्स पीरियड में आप बार बार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का ये इमेज देख रहे हो, तो ये इमेज ना आपके दिमाग में छप जाएगा एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। और वही हमें करना है। तो लास्ट में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, जो मैपिंग होता है, इसके पीछे ना लोग पागल हो जाते हैं बिल्कुल। जनवरी से ना बिल्कुल बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब पे, और ये वो सब लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं कि मैपिंग के लिए भी एक उसको एज अ सब्जेक्ट देखने लग जाते हैं। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, दिस इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर। और हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम सिलेबस के साथ कर रहे हैं, हम इन जो सर्टन टॉपिक्स होते हैं ना, इनको हम यहीं पे देख लेंगे न्यूज़पेपर में एवरीडे। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को देखते हैं। ये हमारा अरब पेनिनसुला है, आपको लोकेशन समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे कुवैत है, देख लेते हैं। और चलो कंट्रीज तो एक बार पहले इसका लोकेशन देख लो। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, ठीक है। इसके ऊपर है ईरान, ये ईरान और यूएई के बीच में है। यहाँ पे देख रहे हो, ये यूएई है और ये ईरान है, इन दोनों के बीच से जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। इसके लेफ्ट साइड में है पर्शियन गल्फ, इसके राइट साइड में है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और यहाँ पे ये जाके ये अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया भी आ जाता है। राइट, सो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। अब इसको ना हम देखते हैं कैसे PSO से हम याद रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना इशू क्या हो जाती है कि हम, ये अरब पेनिनसुला है और यहाँ पे नीचे रेड सी होता है, तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बिगनर्स की, भाई रेड सी ऊपर है या नीचे है ना, होता है ना। कोई बात नहीं, यही से हम एक निमोनिक बना लेते हैं, PSO बना सकते हो, PHO, कुछ ऐसा आप बना के इसको, या नहीं तो हॉप, हॉप इज बेटर, हॉप इज बेटर। हार्मोज, ओमान एंड पर्शियन गल्फ, हार्मोज, ओमान एंड पर्शियन गल्फ। चलो HOP से याद रख लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रीज देख लेते हैं। ऊपर तो ईरान है, अब इसको क्या करेंगे ना, हमारा वॉच ऐसा चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम इसी डायरेक्शन में इसके कंट्रीज देखते हैं। ईरान हो गया, अब नीचे आते हैं, ओमान आ गया। ओमान के नीचे यहाँ पे यमन होता है, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, ओमान हो गया। ओमान के साइड में UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसके साइड में कतर हो गया, ये छोटू सा। यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड देश होता है, बहरीन कहते हैं इसको। ठीक है, ये छोटा, इसको छोटा मत समझना है, बहुत ही रिच कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे कुवैत है, एकदम छोटू सा कुवैत है, और यहाँ पे इराक है। ठीक है, तो देख लिए पूरा जो इस एरिया का ज्योग्राफी है। फिर से एक बार देखते हैं, ईरान ऊपर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे ओमान है, उसके साइड में UAE है, उसके साइड में कतर है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है और इराक है। ठीक है, और यहाँ पे निमोनिक भी हमने देख लिया, हॉप, हार्मोज, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, चलो अब एक और मुझे एक छोटा सा न्यूज़ मिला, मुझे लगा ये ना आप नाम यूज़ कर सकते हो हमारे, जब हम एनवायरनमेंट के बारे में लिखेंगे। इस इनिशिएटिव का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। ये दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है, वहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, एक पेड़ माँ के नाम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ सैपलिंग्स
ये प्लांट कर रहे हैं अक्रॉस 6,300 हेक्टर्स ऑफ लैंड, और उसको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है इन नेक्स्ट 4 years। ठीक है, तो तुम प्लांट कर रहे हो ट्रीज, तुम सैपलिंग्स प्लांट कर रहे हो, वो 4 साल में ट्रीज बन जाएंगे, तो ये जो पूरा एरिया था जो अभी बैरन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट उगने, यहाँ पे एक फॉरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे सिलेबस में GS3 में आप जानते हो हमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम इन डिटेल पढ़ते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक ही पॉइंट में इस टॉपिक को दिया गया है, बट इसमें एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो हम इस इनिशिएटिव को याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, उसमें आप ये एक इनिशिएटिव का नाम लिख सकते हो। हम हमेशा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में मतलब जैसे क्लेanलीनेस हो गया तो स्वच्छ भारत अभियान लिखते हैं, तो वैसे ही आप ये एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्लांटिंग से रिलेटेड, प्लांटिंग द ट्रीज से रिलेटेड आप इसको याद रख सकते हो, और इसको कहीं ना कहीं आंसर में फिट करने की कोशिश कर सकते हो। एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट हो जाते हैं एडिटोरियल्स। मैंने सारे एडिटोरियल्स यहाँ पे डिस्कस किए आज के, मुझे मतलब अच्छे लगे एडिटोरियल्स, तो मैंने सोचा मैं सबको एकदम डिटेल में कवर करा देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एडिटोरियल कोऑपरेटिव्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। सी कोऑपरेटिव्स जो होते हैं ना, ये कोऑपरेटिव एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे, अभी देखो आप अगर एक मेंबर हो और मैं एक मेंबर हो, ऐसे एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे, और ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्ट करके मे बी एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे। जैसे आप एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव जानते हो, अमूल, तो अमूल करके कोऑपरेटिव खोलेंगे। अब यहाँ पे एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, यहाँ पे एक फार्मर भी हो सकता है। मे बी बिजनेसमैन ने 1 करोड़ रुपए डाले, अब फार्मर के पास तो इतने पैसे है नहीं, तो इन्होंने 1 लाख रुपए डाले। तो तुम कितने भी पैसे इस कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आप कितना भी इन्वेस्ट करो, हर मेंबर के पास एक ही वोट दिया जाएगा। यू विल हैव ओनली 1 वोट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक बिजनेसमैन है उसको भी 1 वोट दिया जाएगा, और फार्मर जिसने 1 लाख रुपए दिए उसको भी 1 वोट ही दिया जाएगा। ठीक है, सो इक्वल वोटिंग राइट्स होंगी। तो अगर कुछ भी अमूल का मे बी जो बच्ची का वो इमेज होता है ना अमूल के, अमूल बटर पे, अगर मैंने बोला बच्ची का इमेज हटा दो और मे बी सन का इमेज डाल दो, ठीक है, ऐसा सन का इमेज है, ये सन का इमेज लगाना है हमें, बच्ची का इमेज हमें इमेज हटा देना है। तो अब ये बिजनेसमैन ने इनिशिएटिव दिया कि कि आप ऐसा करो। अब फार्मर को ये अच्छा नहीं लगा, उसने बोला नहीं, बच्ची का इमेज तो रहना चाहिए यहाँ पे। तो दोनों की बात बराबर से मानी जाएगी, मीन्स द वॉइस ऑफ बोथ द पीपल विल बी हर्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी रूल्स होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो सारे मेंबर्स को इक्वल से होगा। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू इन्वेस्टेड वो मैटर नहीं करेगा। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव्स। अब क्या हो रहा था ना, कोऑपरेटिव्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बन चुका था विथ द कमिंग ऑफ अमूल कोऑपरेटिव। ठीक है, बट क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन ये कोऑपरेटिव्स बनाने लग गए, बट ये कोऑपरेटिव्स में बहुत सारे गफले होने लग गए। जैसे कि ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए इनको यूज करने लग गए, और बेसिकली ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में भी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स होते थे। तो वैसे तो डेमोक्रेटिक दिखाते थे बाहर से, बट जो भी यहाँ पे चलता था वो जो जो मेंबर्स, जो हेड मेंबर्स होंगे ना, जैसे पॉलिटिशियंस है अगर, तो उन्हीं का चलेगा। तो ये सब इश्यूज कोऑपरेटिव्स में देखे जाने लग गए। तो तब से डिसाइड किया गया कि भाई इन कोऑपरेटिव्स को ना थोड़ा सा मैनेज करेंगे, इनके कुछ रूल्स बनाएंगे। तो इससे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, 2011 में 97th अमेंडमेंट हुई। 97th अमेंडमेंट कोऑपरेटिव्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कोऑपरेटिव जब भी हम वर्ड देखें, 97th अमेंडमेंट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें की गई। एक तो हमारे डीपीएसपी तो आपको पता ही है, तो डीपीएसपी में 43rd जो आर्टिकल है उसमें एक बी करके ऐड किया गया, और इसको राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स करके बना दिया गया। ठीक है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, तो ये डीपीएसपी में आप देख सकते हो। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होता है,
आप एक बार कमेंट्स में बता देना, ठीक है? तो आपका डीपीएसपी का भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो, अब इसके बाद इन्होंने 9B करके एक पार्ट ऐड कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव्स। जैसे कोऑपरेटिव्स का मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया, मेंबर्स हो गए, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है ना कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करने के लिए, वो सब इस पार्ट में ऐड कर दिया गया, ठीक है? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कोऑपरेटिव्स। दो चीजें ऐड की गई, एक तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल ऐड किया गया 43B, और दूसरा क्या किया गया, पार्ट 9B ऐड कर दिया गया, ठीक है? अब कुछ कोऑपरेटिव के यहाँ पे मुझे सुंदर से एग्जाम्पल देखे तो इनको याद रख लेना। केरलाज मिल्मा कोऑपरेटिव। हमें कोऑपरेटिव सुनते ही ना हमें सिर्फ अमूल ही याद आता है, जैसे अभी मुझे भी सिर्फ अमूल याद आया, राइट? तो ऐसे नहीं करते, थोड़े एक दो कोऑपरेटिव और याद रख लेते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम सिलेबस में इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। सो केरला में मिल्मा कोऑपरेटिव है, मिल्मा कोऑपरेटिव, ये डेयरी प्रोडक्ट्स, सेम अमूल की तरह डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है कोऑपरेटिव। फिर यहाँ पे एक और दिया गया है, ये मैंने काफी बार देखा है, मैंने भी, इफ्को। इफ्को जो है ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है, दिस इज ऑल्सो अ कोऑपरेटिव। अमूल का तो हमें पता ही है, तो ये ऐसे दो तीन कोऑपरेटिव थोड़े याद रख लेना, ठीक है? अब हमारे सिलेबस में क्या हो जाता है ना कि हम GS2 में, चलो GS2 का खोल लेते हैं। GS2 में यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पे सारे चैप्टर्स वन बाय वन जैसे लक्ष्मीकांत का हम पढ़ते रहते हैं, राइट? तो उसमें सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में ये पार्ट 9B भी हमें डिटेल में पढ़ना होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर ऐसे कोऑपरेटिव्स न्यूज में रहे ना, जैसे आज के आर्टिकल में दिया गया है, तो कोऑपरेटिव्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोऑपरेटिव होते क्या है ये मैंने बता दिया, व्हाट दे आर, ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, इनके कुछ इश्यूज भी हमने देख लिए, ठीक है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स है वो भी देख लिए, राइट? सो ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कोऑपरेटिव पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लिख लोगे, ठीक है? चलो, अब ये आर्टिकल जो हमारा एडिटोरियल है इसने कोऑपरेटिव्स के बारे में क्या बोला है, हम इसको एक बार आराम से देख लेते हैं। सी, यहाँ पे बोला गया है दैट, एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, इंडियाज कोऑपरेटिव सेक्टर कैन सर्व एज अ वर्कर सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ब्यूटीफुल कीवर्ड लगा, मैंने अभी तक ये सुना नहीं था, ठीक है? वर्कर सेंट्रिक मॉडल मतलब क्या, यहाँ पे फोकस जो दे रहे हैं वो वर्कर्स पे दे रहे हैं। वर्कर सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये आप कहीं पे भी, यहाँ पे देखो, जैसे GS2 में हम गवर्नेंस होता है ना, गवर्नेंस वाला पार्ट, यहाँ पे जैसे, हाँ, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सेट्रा, यहाँ पे किसी के भी आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो दैट यू शुड फोकस ऑन अ वर्कर सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? वल्नरेबल सेक्शन हो गया, जैसे गिग इकोनॉमी के बारे में बोला गया था, राइट? इस पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी वर्कर सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब इस आर्टिकल को देखते हैं। इन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी थी, हाँ, यहाँ पे नीचे शायद मैंने लिखा देखा भी, हाँ, 2021 में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हुई थी 2021 में। तो एग्जैक्टली ये आर्टिकल इसलिए आज दिया गया था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को 5 years कंप्लीट हो गए ऑन July 6 परसों, ठीक है? 5 years कंप्लीट हुए। ट्रेडिशनली दी cooperatives were confined to only the agriculture sector, बट अब कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं, फिशरीज सेक्टर, बैंकिंग, हाउसिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव्स, सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में ये एक्सपैंड हो रहा है, तो इनको याद रख लेना। हम जनरली, जैसे हम भी बात कर रहे थे स्टार्टिंग से, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स पे ही आ रहा था, तो देखो फिशरीज में भी हो सकता है, बैंकिंग में भी हो सकता है, हाउसिंग में भी हो सकता है, एक्सपोर्ट्स में भी हो सकता है, तो ऐसे दो तीन एग्जाम्पल याद रख लेना। नाउ कोऑपरेटिव्स दे आर स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड, ये हमने देखा है, राइट? कि ये छोटे कोऑपरेटिव होते हैं, उतने ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इनको हमें अच्छे से रेगुलेट करना है, इनको हमें ऑर्गेनाइज करना है, ताकि ये हमारे इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले कर सके, इसकी बात की गई है, ठीक है? अब अगर ऐसा हो कि कोऑपरेटिव्स हमारे इकोनॉमी में एक काफी अच्छा रोल प्ले करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा स्टेट्स के साथ एंड नेशनल फेडरेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है, सिखाया जाना पड़ेगा कि ऐसे कोऑपरेटिव्स बनते हैं, लोगों को और अवेयर करना पड़ेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगे कि अगर कोऑपरेटिव्स है तो कोऑपरेटिव के मैनेजमेंट के लिए मे बी कोई ऐप बना दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे किसने कितना इन्वेस्ट किया, कितना कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके। मार्केट लिंकेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये हम इकोनॉमी में एज अ टॉपिक पढ़ते हैं। ये दीज आर द फाउंडेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये बता रहे हैं, मीन्स ये बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये PACS, ये लोग करते क्या है, ये पैसा जो है फार्मर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, फार्मर्स को देंगे, उनके मे बी सोइंग सीजन हो गया तो उनको सीड्स खरीदने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, तो वहां पे उनको दिया जाता है पैसा। तो इसी के बारे में ये बात करें, डिलीवरिंग मेनी इकोनॉमिक सर्विसेज इन रूरल इंडिया, इनके रोल के बारे में भी बोल रहे हैं। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट, इन्होंने बात की है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड अ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, जो अभी इन द मेकिंग है, ये अभी बना रहे हैं, तो इसको एक्सपर्टाइज करो इस प्रोसेस को, और नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो, ताकि हमारे जो कोऑपरेटिव्स है उनका हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। चैलेंजेस हमने अभी बात की थी, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, लोकल कम्युनिटीज को फियर है कि जो स्टेट्स है लूजिंग कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव टू द नेशनल लेवल मैकेनिज्म, कि ये नेशनलाइज ना कर दें, सो जैसे लोकल कोऑपरेटिव कोई एक, जैसे सेम अमूल है, ठीक है, ये छोटा सा एक कोऑपरेटिव है, या फिर कोई और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेम अदिति ने कुछ एक कोऑपरेटिव बना दिया अपना, फिशरीज से रिलेटेड, अदिति फिशरीज करके एक बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन कोऑपरेटिव अगर ये काफी अच्छे से चल रहा है और नेशनल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई हम इसको नेशनलाइज कर देंगे, तो वो भी एक फियर होता है, राइट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि एक बैलेंस मेंटेन करो, एक स्वीट स्पॉट ढूंढो बिटवीन कंसोलिडेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऐसा मत करो कि इसको रेगुलेट करने के चक्कर में तुमने इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया, इसको डिसेंट्रलाइज रखो, लोगों के हाथ में पार रखो, लोकलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन के बीच में बैलेंस मेंटेन करो, एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लेबर के बीच में भी एक बैलेंस मेंटेन करो। ठीक है, सो ये एक अच्छा आर्टिकल था रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव्स। आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमने हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, बट यू हैव कम टू नो अबाउट, जैसे मुझे कुछ नया पता चला यहाँ से, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ये एक न्यू थिंग है। तो आप कोऑपरेटिव्स पे अगर क्वेश्चन आया तो उसके कंक्लूजन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा स्वीप था दैट इसके कंक्लूजन में दैट कंसोलिडेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लेबर के बीच में यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। अब ये आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, राइट। आप इसको टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लेबर के बीच में आप AI में भी यूज कर सकते हो। फिर कंसोलिडेशन डिसेंट्रलाइजेशन में हम जो हमारी पंचायत होती है वहां पे भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, राइट। द सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल डायरेक्शंस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस एडिटोरियल इज डन, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट एडिटोरियल पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, मतलब ये एक ऐसा इशू है ना जो मुझे लगा सेम थिंग, आप इंटरव्यू के लिए गए और पैनल ने ये वाला आर्टिकल पढ़ के रखा है और उन्होंने बोला चलो आज जो बच्चा आ रहा है ना उससे इसके बारे में पूछेंगे। तो मैं इस इशू को आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिविल कोर्ट में एक केस फाइल किया गया, सिविल कोर्ट में नहीं, सॉरी, सिविल सूट है दैट ताजमहल को बोल रहे हैं कि हिंदू टेम्पल है। इन्होंने बोला कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है, इस पे इन्होंने केस डाल दिया है। अब देखो इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं दैट ताजमहल ओरिजिनली एक हिंदू टेम्पल है associated with the late 20th century writings of पुरुषोत्तम नागेश ओक। ये पुरुषोत्तम नागेश ओक करके एक पर्सन है, ये लेट 20th century मीन्स 1900s में, ये कभी तो इन्होंने इसकी बात की थी कि ताजमहल एक ओरिजिनली हिंदू टेम्पल है। इस पर्टिकुलर इनमें कुछ रूम्स ना, आप एक्चुअली ये ताजमहल में जब आप जाओगे ना तो कुछ रूम्स को ना लॉक किया इन्होंने। तो ये क्या बोल रहे कि ये जो रूम्स लॉक्ड है ना, ये बेसिकली यहाँ पे हिंदू आइडल्स हैं, और ताकि ये हिंदू आइडल्स किसी को दिखाई ना दे, इसीलिए इन्होंने इस टेम्पल के कुछ रूम्स को लॉक करके रखा है। तो ये इन्होंने एज अ केस फाइल कर दिया है। तो इसको अगर आपको एक पैनल ने पूछा कि भाई इसके बारे में बताओ कि इस केस के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो आप क्या बोलोगे? आपको एक, नाउ यू आर अ ब्यूरोक्रेट,
अब ब्यूरोक्रेट जब हो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये तो बहुत गलत केस है, ऐसे कौन बोलता है, ताजमहल तो ट्रेडिशनली इस्लामिक है, तो आप ये तो बिल्कुल ही गलत केस डाल दिया इन्होंने। आप ऐसे नहीं आंसर कर सकते, हमें बहुत बैलेंस्ड आंसर देना पड़ता है। तो अब इस बैलेंस्ड आंसर को हम कैसे दे सकते हैं, लेट्स सी दैट। ये आर्टिकल में एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुली इसको दिया गया है, हम इसको एक बार देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जो रूम्स लॉक हुए हैं ये एक्चुअली स्ट्रक्चरली वल्नरेबल भी तो हो, वल्नरेबल है इसीलिए ये रूम्स लॉक्ड हैं। इसका मतलब अगर ये रूम्स में गए तो मे बी इसकी जो फर्श है ये बहुत वीक होगी या कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, इसीलिए इन रूम्स को लॉक किया गया है। पहला तो ये। दूसरी चीज ये बोली गई कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है दैट ताजमहल के नीचे कोई हिंदू टेम्पल है। ठीक है, तो और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है उसने बोला है कि ऐसा कोई एविडेंस तो हमें मिला नहीं है। तो व्हेन दिस इज ट्रू देन वी शुड नॉट डिग डीप इनटू दैट। ये काम किसका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, बताना कि कौन सा टेम्पल हिंदू है और कौन सा टेम्पल इस्लामिक है। तो अब उन्होंने तो बोला है कि ऐसा कुछ उनको एविडेंस मिला नहीं है, तो किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, राइट? एक तो आप ये बताओगे। दूसरा क्या बोलोगे, दैट मे बी इसके कुछ पॉलिटिकल नरेटिव्स भी हो सकते हैं, दैट दे आर यूजिंग इट, जो जनरली होता भी है, दैट यू यूज हिंदू मुस्लिम जो इशू है उसको यूज करके इसको पॉलिटिकल इसका एक एजेंडा होता है तो उसके लिए यूज कर रहे होंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कि कोर्ट्स का ये काम ही नहीं है ये देखना कि हिस्टोरिकली एक टेम्पल इस्लामिक है या हिंदू है। ये अगर कोर्ट अगर ये काम करने लग गया तो फिर जो हमारे प्रेजेंट कंटेम्प्ररी इश्यूज है वो कौन सॉल्व करेगा, है ना? तो दैट इज नॉट द वर्क ऑफ द कोर्ट, दिस इज द वर्क ऑफ मे बी द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेक दी हिस्टोरिकली जो कमिटीज बना, हिस्टोरिकल जो एविडेंस है हिस्ट्री के कोई कमेटी बना दिया वो लोग देखेंगे, कोर्ट को ये काम नहीं है। कोर्ट का क्या है, ये एक्शन मतलब एक एक्शन परफॉर्म हुई है, वो एक्शन राइट है या रॉन्ग है इसके बारे में कोर्ट देखेगा, राइट? ये भी आप बोल सकते हो। एंड वेरी लास्ट फोर्थ इशू इज दैट ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1983 में। ये हमें पता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ताजमहल, राइट? एंड यहाँ पे बहुत टूरिज्म है। आगरा मेजरली ताजमहल के टूरिज्म का एक बहुत मेजर रोल है, राइट, इन इंडिया। तो अगर ये इशू इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, लोगों को पता चला, देन जो इंटरनेशनल परसेप्शन है इंडिया के यूनिटी की, इंडिया की डाइवर्सिटी की, जो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है उसको भी तो हानि पहुंच सकती है, राइट? एंड इस रीजन के टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी पे भी इशू हो सकता है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप बहुत ब्यूटीफुली इसको नरेट कर सकते हो। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप पहले क्या बोलोगे, ओके किसी एक पर्सन के राइटिंग्स है बट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या, डिड दे फाइंड एनी एविडेंस that there was a Hindu temple beneath Taj Mahal? If it's a no, then this case should not be considered. Second, this case may have certain political narratives as well, and the court already is a pending judicial pendency, crores of cases are pending in India. So ऐसे cases which talk about the historical inquiry whether a temple is Hindu or Muslim, is that the work of the court to look into it? आप ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है? The last point, that Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world, UNESCO World Heritage Site in 1983. 1983 it was given UNESCO World Heritage Site, right? This so this perception of India's unity and this perception like, सॉरी वंस अगेन, सो ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था इन 1983। एंड नाउ इफ दिस इशू बिकम्स बिग विदाउट एनी evidence, then what will happen, on the international platform the perception of India's unity and diversity will be challenged, and also the region's tourism will get affected. So it becomes a very big question that whether such cases must be considered or not. अब ऐसे अगर आंसर करोगे ना तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा, एक बहुत ब्यूटीफुली क्यूरेटेड आंसर दिखाई देगा, राइट? या ये एक और पॉइंट था कि हमें ऐसे अगर ये ताजमहल पे ये पहली बार तो इन्होंने बोला नहीं होगा, कोई प्रीवियस केसेस भी होंगे। तो ये जो री लिटिगेशन ऑफ द क्लेम्स है
ये नहीं होना चाहिए। सो इफ सच अ केस वाज ऑलरेडी हैंडल्ड प्रीवियसली, जैसे शबरीमला केस है, शबरीमला केस एक बार हैंडल हो चुका है, अभी आप फिर से अगर किसी ने 10-15 साल बाद फिर से केस कर दिया, तो क्या कोर्ट को फिर से इसको देखना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए? नहीं। रीलिटिगेशन ऑफ क्लेम से क्या हो जाएगा, जो पेंडेंसी ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो मिस हो जाएंगे एंड पेंडेंसी, जुडिशियल पेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ये आर्टिकल पढ़ के आज लगा दैट इसलिए शायद हमें बोला जाता है कि आप एडिटोरियल्स पढ़ो, बिकॉज एडिटोरियल से ना हमें एग्जैक्टली एक आंसर को without becoming very aggressive, without becoming very one sided, ना होके एक ब्यूटिफुली पॉइंट वाइज एक आंसर हम कैसे दे सकते हैं, ये हमें ये एडिटोरियल सिखाते हैं। दैट इज व्हाई आई चोज टू डिस्कस दिस आर्टिकल। बस यही एक रीजन था। वैसे मुझे लगता है आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर द वेस्ट एशियन क्राइसिस। आप अगर ध्यान से देख रहे हो ना, हमने 6 जुलाई का भी देखा था न्यूज़, 4 जुलाई को भी देखा था। तो अगर आप 2-3 वीडियोस जो मेरे प्रीवियस वाले हैं, अगर आप उसमें देखोगे, वेस्ट एशिया क्राइसिस न्यूज़पेपर में चले जा रहा है। दिस इज लाइक ये हर दिन के न्यूज़पेपर में है। इसीलिए इसका ज्योग्राफी मैंने आज थोड़ा सा आपको हमने आज इसको रिवाइज किया है। और अगर आप देखोगे जो इस बार के जो मंथलीज होंगी, ठीक है, जुलाई मंथ का मंथली हो गया या फिर अगस्त मंथ का हो गया, जून मंथ का हो गया, इसमें वेस्ट एशियन क्राइसिस को इन डेप्थ कवर किया जाएगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज सी हम एवरीडे न्यूज़पेपर तो हम कवर कर ही रहे हैं, इसमें से छोटे छोटे हम इससे एक्सप्लेनेशन के लिए नोट्स भी बना रहे हैं। बट आप भी जानते हो कि 1 ईयर, इन द प्रोसेस ऑफ 1 ईयर इतने सारे नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है दैट एवरी डे आप ऐसे एनालिसिस देखो, और उसके बाद मंथ के एंड में जो मंथलीज होती है ना, मंथली मैगजीन्स जो पब्लिश की जाती है किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का, आप ले सकते हो और उसमें इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसको एक बार पढ़ सकते हो। एंड नाउ यू सी वेस्ट एशियन क्राइसिस, डेफिनेटली इनमें से जून जुलाई या अगस्त के मंथ में डेफिनेटली बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा, इसका ज्योग्राफी, इस क्राइसिस के इश्यूज एंड एवरीथिंग। बट हम डेली न्यूज़पेपर में इसका एक ब्रीफ आइडिया हम रख सकते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, चलो। सो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बात की जाती है ना कि यूएसए एंड ईरान ने एक 14 पॉइंट एमओयू साइन करने, मतलब एक अग्री किया है दैट वी विल साइन इट। ठीक है, एंड दे वांट टू एंड द वेस्ट एशियन क्राइसिस। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। नाउ वेस्ट एशियन क्राइसिस अगर ये सॉल्व हुआ और इन्होंने सही में ये मोमेरांडम जो है, मोमेरांडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर लिया, देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो जाएगा, ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई स्टेबलाइज हो जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं आगे इंडिया पे इसका इफेक्ट क्या था, उसके बारे में बात की गई है। 2026 और 27 में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे थे इंडिया में? ये ग्रोथ जो है इंडिया में ये थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, बहुत काफी अफेक्ट हुआ है। हमने भी ये देखा है दैट क्रूड ऑयल का सप्लाई जो है वो डिक्रीज होने के कारण क्रूड ऑयल जो हमारा गैस है, एलपीजी गैस है, इसके रेट काफी बढ़ गए थे। राइट, एक और इशू आपको पता ही होगा दैट अभी चल रहा है एल नीनो, सुपर एल नीनो ईयर है ये, तो रेनफॉल काफी कम हो रहा है, रेनफॉल अफेक्ट हो चुका है। रेनफॉल अगर अफेक्ट हुआ देन हमारा जो क्रॉप होगा, जो एग्रीकल्चर है उस पे अफेक्ट हो जाएगा, जो क्रॉप प्रोड्यूस है वो अफेक्ट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बात की गई है दैट, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एल नीनो एंड फर्टिलाइजर शॉर्टेज। फर्टिलाइजर शॉर्टेज क्यों हो रहा है? अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे ट्रेड जो है, फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं। राइट, और यहाँ पे हो गई है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद, तो फर्टिलाइजर का भी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो 3 चीजें आपको यहाँ से पता चल गई, क्रूड ऑयल का तो क्रूड ऑयल डिस्ट्रप्शंस, सेकंड सुपर एल नीनो ईयर विच विल अफेक्ट द एग्रीकल्चर, एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर शॉर्टेज है, सो एग्रीकल्चर इनपुट हैज बीन अफेक्टेड। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्डअप करना चाहिए फर्टिलाइजर रिजर्व्स, ये हम आगे भी देखेंगे।
अब यहाँ पे कुछ स्टैट्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, आप इसको एक बार बस रीड कर लेना। इनको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरली जो इस टाइप का डेटा होता है ना, हम इकोनॉमिक सर्वे एंड जो बजट आता है एवरी ईयर, हम अगर उनका डेटा हम यूज़ करें देन इट वुड बी बेटर, ठीक है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड हम एक आइडिया रख सकते हैं। India's dependence on imported crude oil has increased. 1998-99 में 54% हम इंपोर्ट करते थे और अभी हम 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारा इंपोर्ट 90% हो गया ऑफ द क्रूड ऑयल, सो इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल डिक्रीज हो गया होगा। हम इंडिया में क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ ये भी यहाँ पे डेटा है। 2011 टू 12 में 35.9 मिलियन मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते थे और अभी 2025-26 में हम सिर्फ 26 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जनरली तो नियरली 10 मिलियन मेट्रिक टन का शॉर्टेज हो गया है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम 90% ऑफ द क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। थर्ड प्रॉब्लम इज दैट द डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, इसको POL कहा गया है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी काफी इंक्रीज हो गए हैं इन टूडेज टाइम, ठीक है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ POL प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड टू 2025 टू 26 में 240 मिलियन मेट्रिक टन था। 98 में ये सिर्फ 90 मिलियन मेट्रिक टन था। सो नियरली 100, ये नियरली डबल हो चुका है, मोर देन डबल। जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लुब्रिकेंट्स है, ऑयल्स है, सो इनका जो प्रोडक्शन है, सॉरी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज द रीजन व्हाई क्रूड ऑयल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब यहाँ से आप सिर्फ एक डेटा यूज कर सकते हो, इन दैट 90% ऑफ द क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड इन इंडिया, ठीक है। देन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम से जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इवन दैट डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड। ये आप डेटा नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल नीड्स टू बी रिवर्स। ये हमें क्या करना है, ये बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन बता रहे हैं। सोल्यूशन क्या बता रहे हैं ये कि भाई आप ना ये रिवर्स करो, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल को रिवर्स करो। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डोमेस्टिक क्रूड ऑयल जो है उसको इंक्रीज करो और अपने जो सोर्सेज है, जो क्रूड ऑयल जो आप आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके सोर्स को डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। एंड तीसरा थिंग आप क्या कर सकते हो, दैट आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशंस ढूंढो, ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस ढूंढो, ताकि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर, ये कम्प्लीटली ग्रीन नहीं होता बट ठीक है, बट यहाँ से जो पावर जनरेशन होगी वो काफी अच्छा होगा। तो क्रूड ऑयल का जो हम इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप जैसे सोलर एनर्जी पे फोकस करो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करो, नेक्स्ट आर्टिकल उसी पे है। तो क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट क्रूड ऑयल डिक्रीज हो जाएगा, तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यही से हमारा आर्टिकल स्टार्ट हुआ था। वेरी गुड। चलो अब लास्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट देखो, एज अ सोल्यूशन आपको फर्टिलाइजर के रिजर्व्स जो है वो भी बनाने हैं, फर्टिलाइजर्स को स्टॉक अप करो। रिजर्व्स बनाना मतलब क्या, जैसे आप मे बी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे, आप बहुत सारे, और आपको चिप्स वगैरह खाने की आदत है तो क्या करोगे, बहुत कुछ ऑर्डर करके रख लोगे, चिप्स करोगे, चॉकलेट्स करोगे और फ्रिज में भर दोगे अपने, बिल्कुल राइट। दैट इज फर्टिलाइजर रिजर्व। तो अगर फर्टिलाइजर्स कॉस्टली हो रहे हैं, वेस्ट एशियन क्राइसिस हो रहा है, आपको पता है, तो अब जब क्राइसिस कम हो रहा है तो आप बहुत सारा फर्टिलाइजर लो और इसको स्टॉक अप कर लो इंडिया में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्राइसिस हुआ भी तो आपके पास सप्लाई की कमी ना पड़े। डाइवर्सिफाई करो सोर्सेस, मैंने अभी बताया। रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स थ्रू स्टेट ऑफ हार्मोस एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ की प्राइमरी कमोडिटीज के रिजर्व्स बना लो। जैसे मैंने बोला चिप्स और चॉकलेट्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्रूड ऑयल है, और इस आर्टिकल में हमने क्या बोला, फर्टिलाइजर्स है, तो इनका आप रिजर्व बना लो, ठीक है। चलो तो ये आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा था। सो दिस मच इज क्लियर। सो वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से इंडिया के ग्रोथ में क्या इफेक्ट है, इंडिया के ग्रोथ पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट मे बी इस साल में इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों, दो चीजें हो गई है, एक तो
क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरा एल नीनो भी आ गया है, और तीसरा फर्टिलाइजर्स का भी शॉर्टेज है, तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। और हमारा क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, राइट। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारे टोटल जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? चलो ठीक है। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। आई थिंक सो इसके बाद सिर्फ 2 आर्टिकल्स बचे हुए हैं। हम जनरली जब पढ़ाई करते हैं तो हम दिस इज व्हाट वी जनरली डू, पेजेस एक बार फ्लिप कर लेना चाहिए, मोटिवेशन आ जाता है। चलो ठीक है। सेकेंड लास्ट आर्टिकल, बियॉन्ड 3 सीज द न्यू लेक्सिकन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे ओके, बिफोर वी गो ऑन टू दिस, इससे पहले वाला जो आर्टिकल था हमने ग्रोथ के बारे में देखा, इसको यूपीएससी के सिलेबस से एक बार लिंक करके देखते हैं। अब आप तो जानते हो ये डायरेक्टली GS3 में लिंक होगा, राइट। कहाँ पे होगा ग्रोथ? GS3 में पहले पार्ट में इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ, यहीं पे होगा। इश्यूज अराइजिंग इन द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, इस पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसका यूज हो जाएगा, राइट। जो ग्लोबल जो इवेंट्स है, हाउ दे आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, इन सब पे इफेक्ट है, तो यहाँ पे इसी भी आ जाएगा, ठीक है। सो GS2 एंड GS3 दोनों में इसका यूज हो जाएगा। हाँ, एक और है, एक और भूल गई मैं, एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में भी यूज है इसका, राइट। एग्रीकल्चर क्या हो रहा है इस बार, ग्रोथ क्यों अफेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर पे किसका इफेक्ट है, सुपर एल नीनो का एंड फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स क्या किया जाता है इंडिया में, सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर की, राइट। तो अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी इफेक्ट हो जाएगा फर्टिलाइजर्स का, अगर अगर सप्लाई कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो इस पे भी एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा हमने सुपर एल नीनो देख लिया है, तो कहाँ पे यूज होगा इसका, GS1, वेरी गुड। ज्योग्राफी में ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है एल नीनो का, ये मैं कभी किसी दिन एक लेक्चर लेके इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, एल नीनो एल ला नीनो को, ठीक है। चलो ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। अब ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस आर्टिकल को बहुत ब्यूटीफुली ये जो ऑथर है इन्होंने लाइक 2 Ds 2 E's इस टाइप में इन्होंने बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को लिखा है, ताकि हम जो पॉइंट्स है वो अच्छे से याद रख सके। मुझे एक अच्छा क्या लगा दैट हम आप देखोगे दैट इस आर्टिकल के थ्रू जब हम मेंस के आंसर लिखेंगे ना, तो मेंस के आंसर में हम जो डिफरेंट डायमेंशंस ओपन करने की बात करते हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से ओपन करेंगे। मैंने इसके नोट्स भी इसी हिसाब से बनाए हैं, जैसे एक डायमेंशन डेवलपमेंट हो गया, एक डिफेंस हो गया, एक एनर्जी हो गया, तो ये सारे हम इसी वे में इस आर्टिकल को देखेंगे। अब याद रखना, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन हम किसी भी इंडिया और किसी और मतलब इंडिया और किसी भी कंट्री के जो रिलेशन है उसमें हम इसको एज अ जनरल पॉइंट हम इसको यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, 1D। This is what all Indian exports to Australia now have duty-free access under Economic Cooperation and Trade Agreement। तो एक Economic Cooperation and Trade Agreement साइन हुई है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो इंडिया के एक्सपोर्ट है, इंडिया के जो गुड्स जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये इंडिया है, तो यहाँ से जो गुड्स जा रहे हैं इन पे कोई भी ड्यूटी नहीं लग रही है, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो भी होता है ना, वो सब नहीं लग रहा है। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जो ज्वेलरी जा रही है, इन किसी में भी इंडियन एक्सपोर्ट पे कोई भी ड्यूटी नहीं लग रही है। दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, इंडिया में जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ड्यूटी नहीं लग रहा है, तो इंडिया को इसका क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं, काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एयर ट्रंक, इन्होंने $30 बिलियन इन्वेस्ट किए। इन्होंने बोला है कि इन्होंने प्लान कर रहे हैं कि टू इन्वेस्ट $30 बिलियन by 2030 to develop digital infrastructure and AI ready data centers in India। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, हम जब लिखते हैं ना कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में रिलेशंस में काफी सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, हमने सिर्फ पॉइंट लिख दिया, बट इस पॉइंट को अगर आप सब्सटैंशिएट करोगे कि ऑस्ट्रेलिया का एक कंपनी है एयर ट्रंक, इट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $30 बिलियन
$30 billion in India by 2030 for development of technology, digital infrastructure, AI, data centers in India. तो ये बहुत अच्छा आपको एक एज मिल जाएगा ओवर अदर्स। ठीक है, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, इंडियन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया। कौन कर रहा है भाई इन्वेस्ट, देख लेते हैं। परदामन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये फाउंडेड बाय एन इंडियन है। दे आर एस्टैब्लिशिंग ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट यूरिया प्लांट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये बना रहे हैं। तो दे आर इन्वेस्टिंग इन ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट यूरिया प्लांट। ये भी अगर आप इंडियन इन्वेस्टमेंट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब डिफेंस में ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन, काफी सीनियर लेवल मीटिंग्स हो रहे हैं बिटवीन ऑल द थ्री सर्विसेज, जैसे नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स। कुछ एक्सरसाइजेस, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात की है। ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस इंडेक्स, मालाबार एंड तालिस्मान साबर, फोस्टर को ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इनके भी कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। एनर्जी के फील्ड में क्या कर रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू सोलर टास्क फोर्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो जब हम ये लिखेंगे इन नाम को तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, तो एनर्जी के फील्ड में हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ये फाइनलाइज हो सकते हैं, और अगर ये फाइनलाइज हो गए तो इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट विल गेट अ बूस्ट। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर बूस्ट मिल गया तो हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन में हमको बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको पता होगा कि इंडिया जो है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का पार्ट नहीं है, पर इसको एक कंसेशन दी जाती है, राइट। और ये एक और ट्रीटी होती है जो इंडिया ने साइन नहीं की थी, ये एक बार बता देना कमेंट्स में, मैं भी एक बार कमेंट्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये यूज हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस इन मैटर ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के रिजर्व्स इंडिया में है क्या, या कौन से मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल एक है जो इंडिया में अवेलेबल है, उसका भी एक बार कमेंट्स में बता देना क्या नाम है। ठीक है, चलो अब एजुकेशन के फील्ड में क्या हो रहा है। 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एजुकेशन। जॉइंट रिसर्च पे बात की जा रही है इन प्रायोरिटी एरियाज, एनर्जी, हेल्थ केयर, एडवांस कंप्यूटिंग, स्पेस एंड डिफेंस प्रोमिसेस। स्पेसिफिक वीजा प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं टू इंडियंस, ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का हम लाभ उठा सके। ठीक है, एजुकेशन फील्ड में हमने 3 देख लिया। एक तो इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, 1 लाख स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, जॉइंट रिसर्च हो रहा है, एंड स्पेसिफिक वीजा प्रोग्राम्स की भी बात की गई यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स में देखते हैं। स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, ब्रिस्बेन ओलंपिक्स 2032। इंडियन डायस्पोरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंक्रीज हो चुका है, एंड दिस इज ओवर 10 लाख। ये नंबर याद रखना, कभी लिखना है इंडियन डायस्पोरा पे भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार आता भी है। तो वहां पे आप लिख सकते हो इंडियन डायस्पोरा। हम देखते हैं सिर्फ यूएस और कनाडा के बारे में ही लिखते हैं, हम आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी लिख सकते हो, दैट ऑस्ट्रेलिया में भाई काफी सारे इंडियंस रहते हैं, ओवर 10 lakhs। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ कैन यू सी दैट, यहाँ पे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे कबड्डी एंड खो खो जो इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उनको भी स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जा रहा है। दिस इज वाई बिकॉज ऑफ आर इंडियन डायस्पोरा। तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट। अब लास्ट के 2 है ट्राईलैटरल्स, काफी सारे हैं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप जो नवंबर में लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये एक और ग्रुप है। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, हमने वो बात की थी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में हमने बोला था हमारा जो सप्लाई चेन है उसको हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इनमें से एक नाम याद रख लेना, कोई भी एक नाम याद रख लेना, जैसे इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो ऊपर वाला जो पॉइंट था ना, ऊपर वाला जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि हम कैसे, यहाँ पे बोला था दैट आप डाइवर्सिफाई करो, कहाँ पे, हाँ, डाइवर्सिफाई द सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल वगैरह। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो मल्टीलैटरल भी है, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्वाड एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इन दोनों में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में भी आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक ऐड किया है, क्वाड ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था इसका बेसिक, आप उससे भी एक बार दे सकते हो, इस यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
A strategic partnership for free, open and inclusive Indo-Pacific is what the Quad works for. क्वाड इज बेसिकली क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूएसए है। तो ये मेंबर कंट्रीज को याद रखना। व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? 2007। इट वाज रिवाइव्ड इन 2017। ठीक है, वेरी गुड। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को इस आर्टिकल ने मेंशन किया है, तो ये वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन 1997, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑन द रिम ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के आसपास के जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन मिलके बनाया। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? एबन, एबन मॉरिशस में इसका है सेक्रेटेरिएट। अब यहाँ पे मेंबर कंट्रीज देखते हैं। एशिया से 12 कंट्रीज है, अफ्रीका के 8 कंट्रीज है। अब क्या सिर्फ यही कंट्रीज है? नहीं भाई, यूरोप में फ्रांस भी इसका एक मेंबर है एंड ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही ऑब्वियसली। बट क्या all the countries which are only touching the Indian Ocean, only are they the members of Indian Ocean Rim Association? No. अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम गलत मार्क करने के चांसेस है। नहीं, फ्रांस which does not touch the Indian Ocean, इंडियन ओशन को यहाँ टच नहीं कर रहा है, फ्रांस तो कहीं यहाँ पे है, बट इवन दैट इज अ मेंबर। यहाँ पे कुछ 12 डायलॉग पार्टनर्स भी है, इनको भी आप एक बार देख सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, लिबरलाइजेशन है, यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, फिशरी, यहाँ पे इंडियन ओशन है तो ऑफकोर्स फिशरीज मैनेजमेंट भी होना चाहिए। डिजास्टर कुछ हुआ तो मिलके ये लोग उस पर काम करेंगे। एंड ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी पर मैं डेफिनेटली एक लेक्चर बनाऊंगी। ब्लू इकोनॉमी आजकल बहुत बार ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो इससे पहले इस टॉपिक का हम कहाँ पे यूज है हमारे यूपीएससी सिलेबस में वो देख लेते हैं। सो एज यू नो, इसका डायरेक्ट यूज कहाँ पे है? GS2 में है। बायलैटरल एंगेजमेंट्स हमने कुछ देख लिए, रीजनल ग्रुपिंग देख लिए, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, राइट। फिर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, तो यहाँ पे आ जाता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में हमने कौन से रिलेशन की बात की है? 2D की बात की है, डेवलपमेंट एंड डिफेंस। ई की बात की है, 2E की बात की है, विच इज इट? एनर्जी एंड एजुकेशन। फिर स्पोर्ट्स की भी बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेस इससे याद रख सकते हो। फिर कुछ सर्टेन जो ग्रुपिंग्स है उनकी भी हमने बात कर ली। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो जब भी हम इससे ना, जो मैं स्टार्टिंग में आर्टिकल के स्टार्टिंग में बोल रही थी, कोई भी कंट्री हो जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडिया जापान ले लो। अब इंडिया जापान में भी डेफिनेटली एनर्जी सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ एजुकेशन के सेक्टर में हुआ होगा, डिफेंस हुआ होगा, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हुए होंगे, उन्होंने कुछ हम में इन्वेस्ट किया, हमने उनमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स के एरिया में हुआ होगा, कुछ ग्रुपिंग्स होगी जो जिसमें ये इन्वॉल्व है। तो ये आप एक फ्रेमवर्क याद रख सकते हो। यहाँ से मैं यहाँ पे ना लिख भी देती हूँ ताकि आपको एक बार आपके दिमाग में चला जाए। कोई भी, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के जो रिलेशंस है, अगर इस पे कभी क्वेश्चन आया ना, कोई भी कंट्री ले लो, तो वहां पे क्या होगा? एक तो डेवलपमेंट में उनका क्या है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, डिफेंस में वो लोग कैसे उनके रिलेशंस हैं, एनर्जी में क्या रिलेशन है, फिर एजुकेशन में, फिर इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा है क्या वहां पे, मतलब हमारे लोग वहां रह रहे हैं क्या, उनका क्या इम्पैक्ट है, स्पोर्ट्स में क्या इम्पैक्ट है। अभी स्पोर्ट्स बोला है तो स्पोर्ट्स ही नहीं, बेसिकली कल्चरल कोई कनेक्शन है क्या, कल्चरल कुछ है, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में कोई ग्रुपिंग्स है क्या जिसमें ये दोनों भी इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। अब डेवलपमेंट में इकोनॉमिक में लिख सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखना। जैसे इकोनॉमी में, जैसे अभी हमने देख लिया ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात की, एजुकेशन में हमने जॉइंट रिसर्च की बात की। ठीक है, सो इस वे में, अगर हम इस वे में हम याद रखें तो कितने पॉइंट हम जनरेट कर सकते हैं किसी कंट्री के लिए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पॉइंट्स यही से जनरेट हो जाएगा। आप एक 10 मार्कर या फिर आप एक 15 मार्कर बहुत आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। नाउ कमिंग टू इंडियाज ईवी ट्रांजिशन। ठीक है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा, इसको ना एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहना, प्लीज डू नॉट गो। मुझे पता है थोड़ी सी नींद आ रही होगी, थोड़े से आप थक गए होंगे, बट प्लीज लेट्स फिनिश दिस। ठीक है, India's EV transition cannot afford,
cannot afford to ignore retrofitment. Let's see that. एनर्जी डिपेंडेंसी, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, ये ना आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज कर लेना कोई भी कंक्लूजन में या कोई भी इंट्रोडक्शन में. एनर्जी डिपेंडेंसी इज अ स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी एंड नॉट अ टेम्पररी इनकन्वीनियंस. जैसे हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हार्मोस वाला जो इशू है उसके वजह से हमारा क्रूड ऑयल पे इफेक्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स पे इफेक्ट हो गया, राइट. तो एनर्जी और बहुत सारे जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स थे उनका भी इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो गया, एंड दैट अफेक्ट्स आर एनर्जी डिपेंडेंट. ये एक एनर्जी डिपेंडेंसी है हमारी. तो एनर्जी डिपेंडेंसी इज नॉट अ स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, इट इज अ स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी. एक टेम्पररी इनकन्वीनियंस नहीं है कि ओके ठीक है वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो गया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्राइसिस ठीक होते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा. नहीं, वेस्ट एशियन क्राइसिस हैज शोन दैट ये एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है. और इमर्जिंग जो इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया which imports nearly 85 to 90% of its crude oil from other countries, this needs to work on its energy security and economic resilience, because वेस्ट एशियन क्राइसिस ने हमारे क्या एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस पे डायरेक्ट हिट किया है. तो इससे आप कुछ कीवर्ड्स उठा सकते हो, इनको अपने दिमाग में रख सकते हो. देखो आज के न्यूज एनालिसिस में 2 बार आ गया कि 85 to 90% ऑफ द क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर दिया. अब क्या आपको ये नेक्स्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे के लिए वेट करना पड़ेगा कि आप ये इसको याद रखो? नहीं, आप डेली न्यूज एनालिसिस करते रहोगे, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो काफी बार रिपीट होता रहता है, तो ये हमारे दिमाग में ना ऑटोमेटिक चला जाता है. ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं. ओवर द पास्ट डेकेड गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू मेक ट्रांसपोर्ट सेक्टर डीकार्बनाइज. इसको डीकार्बनाइज करने के लिए कौन सा, एंड टू सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, इसमें से वन ऑफ द फेम जो एक स्कीम है इसके बारे में आप जानते होंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाती है, तो यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा था, राइट. EVs now accounting for 8.5% of the total new vehicle sale in India in 25 to 26 financial year. 25 to 26 में 8.5% ऑफ द न्यू व्हीकल्स, मतलब अगर 100 व्हीकल्स लोग ले रहे हैं उसमें से 8.5 व्हीकल मतलब लगभग 9 व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जा रहा है. मतलब नियरली 10% ऑफ द व्हीकल्स विच जो हम न्यू खरीद रहे हैं वो ईवी व्हीकल्स हैं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ट्रांजिशन इज हैपनिंग इन द न्यू व्हीकल्स, ये तो हो रहा है, बट वॉट अबाउट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स जो ओल्ड व्हीकल है. एक व्हीकल जब हम खरीदते हैं तो वो जनरली हम 15 से 20 साल तक यूज करते हैं, राइट. हमारे घरों में इंडिया में तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता कि 1-2 साल यूज किया फिर हम नया गाड़ी ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं विच आर नियरली 30 करोड़ इंटरनल कंबशन इंजन जो बेसिकली पेट्रोल या डीजल पे काम कर रहा है, इनके बारे में क्या, व्हाट अबाउट देम. इनके लिए तो आपको पेट्रोलियम, इंपोर्टेड पेट्रोलियम पे ही ये रन करते हैं, ठीक है. और इंपोर्टेड पेट्रोलियम की वजह से क्या हो रहा है, हमारे कॉस्ट बहुत हाई हो रहे हैं, राइट. वेस्ट एशियन क्राइसिस हो गया है, क्रूड ऑयल मिल नहीं रहा है, पेट्रोलियम मिल नहीं रहा है, पेट्रोल के दाम एकदम स्काई रॉकेट छू रहे हैं, एकदम स्काई को छू रहे हैं, राइट. तो इनका क्या किया जाए, ये जो 30 करोड़ ऑलरेडी जो व्हीकल्स पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल इनको क्या किया जाए. अब इसके बारे में इन्होंने बात किया है, कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग. आई अगेन रिपीट, रेट्रोफिटिंग. इसमें क्या होता है ना कि आप व्हीकल के कुछ ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस करोगे, जैसे कि इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम, इनको क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे विद द इलेक्ट्रिक बैटरी, मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द ईवी. तो ये जो पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी है ना, इसका कुछ इंटरनल जो इंजन वगैरह है इसको रिप्लेस कर दोगे विद ईवी, तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन जो हाउस होल्ड है इसमें बहुत काम करेगा, इसकी बात की गई है. वाई, बिकॉज कल्चरली हम क्या करते हैं, हमारा नेचर क्या है इंडिया में, हम रिपेयर और रीयूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं. अगर आपके घर में एक मिक्सी है, मिक्सर है, तो अगर उसका कुछ टूट गया, समझ लो उसका जो वो बटन होता है ना जो हम घुमाते हैं वो टूट गया, तो मम्मी क्या बोलेगी, नया मिक्सर लेने बोलती है? बिल्कुल नहीं, मम्मी बोलेगी भाई इसी को रिपेयर करा के लेके आ जाओ, मैं इसको और 2 साल यूज करूंगी. तो हम क्या करते हैं, हम रिपेयर और रीयूज पे ज्यादा फोकस करते हैं इंडिया पे. तो अगर एक कार है
गवर्नमेंट ईवी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा कार पेट्रोल या डीजल है और ये सिर्फ 10 साल हुए जो हमने इसको खरीदा है, तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, भाई और 10 साल चलेगा, अभी तुमको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्यों सोचना है। लेकिन वही अगर इस व्हीकल जो 10 साल हो गया, इस व्हीकल को हमने बोला भाई 1-2 लाख में इसको ईवी व्हीकल में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा जो पेट्रोल और डीजल का दाम जो इतना बढ़ रहा है उससे हम बच जाएंगे, तो इसको इंडियन हाउस होल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये कल्चरल सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू व्हाट द माइंडसेट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड इज, राइट। तो ये एक हमने देखा। फिर ये एक बहुत चीपर ऑप्शन है कंपेयर टू, तुम एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो 10 से 15 लाख रुपए से नीचे तो आएगा ही नहीं। तो ये एक चीपर ऑप्शन हो जाएगा, राइट। एंड ऑल्सो कंपेयर टू परचेसिंग अ न्यू, अगर तुम कोई न्यू पेट्रोल या डीजल की गाड़ी ले रहे हो उसके कंपैरिजन में भी ये चीपर ऑप्शन है, राइट। एंड डेमोक्रेटाइज कर रहा है ये ईवी ट्रांसिशन को, मतलब सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं के पास नहीं, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल कोई और व्हीकल है, जैसे यहाँ पे बोला है कंबशन इंटरनल कंबशन क्या था, आईईई भूल गई, इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो व्हीकल्स हैं वो भी ईवी को ट्रांजिशन कर पा रहे हैं, तो इसको डेमोक्रेटाइज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, रेट्रोफिटिंग के कारण इट एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। जो कार है जो पहले अगर 10 साल हो गया था उसके अगर आपने इंजन चेंज करा दिया तो ये 10 साल नहीं आगे और 15 साल तक आप यूज कर सकते हो। ये अननेसेसरी जो स्क्रैपेज है उसको भी अवॉइड करेगा, तो सर्कुलर इकोनॉमी के साथ भी ये कॉन्सेप्ट लिंक हो गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब रेट्रोफिटिंग हो रहा है, एक न्यू फील्ड ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेगा, लोग कोई ना कोई तो आपको चाहिए होंगे, टेक्नीशियंस, सर्विस सेंटर्स, बैटरी मैनेजमेंट सर्विसेज जो इसको करे, तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी आपको यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे यूजेस है, जैसे 4 यूजेस है, एक तो कल्चरल सोल्यूशन है, इकोनॉमिक सोल्यूशन है क्योंकि ये चीपर है, फिर ये लाइफ भी एक्सटेंड कर रहा है उसका, टेक्निकली ये काफी अच्छा है, देन सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहा है। सो रेट्रोफिटिंग के ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, व्हाट द वे फॉरवर्ड, जो हम जनरली आंसर्स में लिखते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रेट्रोफिट फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है इंडिया में। एक रोबस्ट सर्टिफिकेशन दो तुम, टू एलिमिनेट लो क्वालिटी इनफॉर्मल जो कन्वर्जन्स होंगे। ठीक है, किसी ने बोला, आप एक साइड वाले गराज में गए, उन्होंने बोला भाई आपको 1 लाख रख रहा है, मैं तो 15 हजार में कर दूंगा, बट वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंजन लगा रहा है वो बिल्कुल एक बहुत गलत क्वालिटी का लगा रहा है, गंदे क्वालिटी का लगा रहा है, लो क्वालिटी यूज कर रहा है, तो उसका यूज नहीं होगा। तो एक रोबस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम लगा दो तुम, ठीक है। जीएसटी जो अप्लाई होती है रेट्रोफिटमेंट किट्स पे, इसको तुम निकाल दो, जीएसटी अप्लाई मत करो, टैक्स लगेगा नहीं। पहले अगर 15 हजार में वो मिल रहा है, अभी 10 हजार में मिलेगा, तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे इसको करने की, ठीक है। एंड पब्लिकली इसको, एक तो पब्लिक को बताओ इसके बारे में, और दूसरा पब्लिकली ये जो रेट्रोफिटमेंट डेटा है इसको अवेलेबल करो, लोगों को पता चले कि भाई अभी 10 लाख लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने कितना एनवायरनमेंट को बेनिफिट किया है, उनका कितना पैसा बच रहा है, इस चीज को लोगों तक पहुंचने दो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, मुझे मैंने जितना देखा है, बिकॉज ईवी पे, यहाँ पे देखो, हमारे सिलेबस में एक तो ईवी कहाँ पे है, एक तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रहे हैं, ओ माय गॉड। सो बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज एक तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, और जीएस 3 में एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है वहां पे भी ईवीज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। तो ईवीज एक बहुत इंडियन वर्जन ऑफ, कि हम इंडियन जो कल्चर है उसमें ईवीज का यूज कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा वे है ऑफ रेट्रोफिटिंग, इज व्हाट आई फेल्ट। ये रेट्रोफिटिंग का आप अगर मीन्स यू आर मे बी 25-30 ईयर्स ओल्ड, आपको पता होगा दैट बचपन में हमारे घर पे भी सीएनजी का तभी काफी ट्रेंड आ गया था। तो जो नॉर्मल कार है, हमारा पेट्रोल और डीजल का कार है, बट सीएनजी का वो एक सिलेंडर फिट करते थे डिक्की में, राइट। तो सीएनजी में भी वो भी एक काइंड ऑफ रेट्रोफिटिंग ही था। तो इसी सेम चीज को हम ईवी में भी अगर हम करेंगे तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ जाएंगे, और जो हमारा क्रूड ऑयल पे हम देख रहे हैं ना, 85 to 90% का जो डिपेंडेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस को हम स्ट्रोंगर कर सकते हैं, इज व्हाट द अल्टीमेट थिंग इज। चलो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड।
आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना। आज के आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे। अगर आप अभी तक मेरे साथ हो, जो मुझे पता है काफ़ी कम बच्चे होंगे इस टाइम तक जो टिके होंगे मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बट अगर आप मेरे साथ हो तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर ना हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर से जब हम डेली एनालाइज करते हैं ना न्यूज़पेपर को, तो काफ़ी सारे हमें इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाती है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की नेक्स्ट आफ्टर योर प्रीलिम्स और मेंस उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग इज़, जब आप डेली का न्यूज़पेपर एनालाइज कर लेते हो ना, तो लास्ट में जब जनवरी का टाइम आएगा, जनवरी, फरवरी नेक्स्ट ईयर, 6 महीने बाद, तब करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट, आजकल तो सब्जेक्ट ही देख रहे हैं करंट अफेयर्स को, वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है। हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं करंट अफेयर्स करने के लिए। हम शॉर्ट नोट्स देखने लग जाते हैं, मंथलीज देखने लग जाते हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इन सब का कुछ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो डेली न्यूज़पेपर है, दिस इज़ अ मस्ट। यू हैव टू एनालाइज इट इन अ गुड वे। आप उसको 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, बट उसको एक अच्छे से एनालाइज जब हम कर लेते हैं, तो एंड में आपकी वोकैब्युलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड द वे यू राइट योर आंसर्स, इट विल बिकम रियली गुड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम फिर से कल मिलेंगे विद अ न्यू एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इफ यू थिंक दैट आई एम डूइंग गुड, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको लगे कि कुछ मैं बेटर कर सकती हूँ, देन इवन दैट यू कैन राइट इन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।